Welcome back everyone. Today we will continue with class 10 civics chapter number 2 federalism. In the last lecture you have studied about power sharing, that how the powers are distributed in the central and state. Let's recall with the example of Belgium and Sri Lanka. Shifting of power from central government to regional government in Belgium. So this is the example of federal. जो आपकी you have seen that how the powers was shared between बेल्जियम के अंदर जो आपकी पावर शेयर की गई सेंट्रल से रीजनल लेवल तक, सो वो आपका जो है फेडरल का एग्जांपल है कि रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पावर। तो रीजनल जो गवर्नमेंट थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर दी गई थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। तो फेडरलिज्म में क्या है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर इज डिवाइडेड, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। जैसे इसमें आपका जैसे कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल, इस तरीके से आपकी जो है पावर जो है डिवाइड कर दी जाती है। कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ स्टेट को दी जाती है, कुछ लोकल अथॉरिटी को जो पावर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो फेडरल में तो आपका ये चीज़ें होंगी, बट इसमें कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में जो होता है, जो सारी मेन पावर होती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, एक ही के अंडर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि भाई, और अगर मान लो कुछ पावर्स वो देती भी है तो उसमें कंडीशन देती है, कुछ टाइम के बाद उनको वापस ले भी सकती है। तो ये डिफरेंस है आपका फेडरल और यूनिटरी में। नाउ वी विल सी द सम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट आर द फीचर्स? सो देयर आर 2 और मोर लेवल्स टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमें अभी पीछे देखा कि पावर जो शेयर की गई थी, सेंटर, आफ्टर दैट स्टेट, आफ्टर दैट लोकल। सो देर आर 2 लेवल्स, 2 और मोर लेवल्स। तो 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपकी जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स तो सारे जो है सेम ही होते हैं, बट जो है अलग अलग जितने भी टायर होती है, सेंटर है, स्टेट है, तो उसका अपना जुरिडिक्शन है और स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मतलब वो अपने जो कानून वगैरह बनाने के जो उसके प्रोसीजर होता है या जो उसका कानून वो बनाता है वो उसके अपने एरिया के अकॉर्डिंग डेवलप करता है। सेंटर अलग अलग, स्टेट राजस्थान है, राजस्थान के अलग होंगे, पंजाब के अलग होंगे, हरियाणा के अलग होते हैं। So the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो जो रिस्पेक्टिव लेवल्स के अंदर जो जो पावर्स आएंगी अलग अलग टायर्स के अंदर गवर्नमेंट की, उनको जो है स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जो उनकी एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो कि भाई उसको कोई चेंज ना कर पाए, या उनके ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा ना हो कि ये पावर मेरे अंडर है, वो पावर मेरे अंडर है। सेंटर के अंदर ये पावर है, स्टेट के अंदर वो पावर है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर फंडामेंटल प्रोविजन भी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई कोई अकेला इस चीज़ को, कोई भी जो लॉ है या पावर है उसको चेंज नहीं कर सकता कोई अकेले भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसके लिए जो है उन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनकी दोनों की उसको कांस्टेंट परमिशन चाहिए होगी। Courts have the power to interrupt the constitution and the power of different levels of government. It acts as an umpire of dispute arises between different levels of government. तो कोर्ट के अंदर क्या है आपका, कोर्ट जो इन दोनों के बीच में इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है। कोर्ट के पास पावर है कि वो इन दोनों लेवल्स, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में इंटरप्ट करे, और ये एक तरीके से एम्पायर के तरीके से काम करता है। जो अगर 2 लेवल्स के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के बीच में, तो जो एम्पायर के रूप में काम करता है और उनको जो है कहता है कि आप ये करिए, आप वो करिए। जो फाइनल डिसीजन फिर कोर्ट लेता है। After that, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. तो जो sources of revenue भी होते हैं हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो भी जो है आपके स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं क्लियर कि भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जो आपके सोर्सेज रेवेन्यू के लिए होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से टैक्सेस वगैरह पैसा कलेक्ट करेगी, स्टेट कहाँ से करेगी, तो वो अलग से स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। और इसमें लास्ट है द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। What? To safeguard and promote unity of country,
तो जो यूनिटी होती है कि भाई इतने उनको यूनिटी लोगों को इकट्ठे उनको बनाए रखना, वो उसको सेफगार्ड करती है। एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब इंडिया के अंदर जैसे कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कितने स्टेट हैं, हर एक के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन उन सबको अलग अलग पावर दे के उनको इकट्ठा बनाए रखना, यही तो उसकी जो है रीजनल डाइवर्सिटी को कंटेन करना, जो यूनिटी बनाए रखना इन सारी चीज़ों को। तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। Now the types of federation, federalism. So इसमें there are 2 types mainly. First one is coming together federation. So इसमें जैसे coming together में ये समझ ही आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है कि एक साथ आके मिल के एक फेडरेशन को बनाना। So independent state coming together on their own to form a bigger unit. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जो अलग अलग स्टेट होते हैं वो इकट्ठे आते हैं और एक बड़ी यूनिट को डेवलप करते बनाते हैं। बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। सॉवरेनिटी क्या होता है, जो कुछ आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ, कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिसीजंस होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस के लिए होते हैं, वो अपनी जो कल्चर को, अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हुए इकट्ठे बने रहना, कुछ डिसीजन है जो खुद लेना, और रिटेनिंग आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी है उसको सेम बनाए रखना। दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। जैसे कि अब अकेला एक स्टेट है या अकेला एक कंट्री है, लेकिन कुछ कंट्री इकट्ठे मिल जाए, लेकिन अपने जो उनका कल्चर है या अपना जो उनके और एक्टिविटी है उनको अलग अलग करता रहे, बट एक दूसरे के ग्रुप को एक ज्वाइन कर ले और नाम अपनी आइडेंटिटी जो है, रिटेन आइडेंटिटी है जो अपनी अलग बनाए रखे। ठीक है, तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक बंदा है, एक के बजाय 2 हों, 2 के बजाय 4 हों, तो उनकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग इन फेडरेशन। तो स्टेट के पास है जो इक्वल पावर दी जाती है, और फेडरेशन के अंदर वो इकट्ठे मिलने के बाद स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और पावर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी के अंदर। इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपके इसके जो है एग्जांपल्स हैं, जिसमें सेंटर है, सेंटर में जो स्टेट जो आपके आके मिलते हैं और उसको इकट्ठा फेडरेशन बनाते हैं। नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो लार्ज कंट्री क्या करती है कि भाई जो सारे स्टेट अलग अलग हैं, अब उनको जो है कुछ थोड़ी बहुत पावर दे देती है ताकि भाई वो बाहर निकल कर ना जाएं, इकट्ठे साथ बने रहें। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट। बट इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट के मुकाबले। उसको कुछ पावर्स तो दे देती है स्टेट्स को, बट फिर भी वो पावरफुल सेंट्रल ही रहती है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं, उनके पास जो है अनइक्वल पावर्स होती हैं स्टेट के पास। कुछ को जो है कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती हैं, कुछ को कम पावर दी जाती हैं। तो इसके अंदर आपके एग्जाम्पल हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर हमने देखा था जो आपका एग्जाम्पल था, और इंडिया भी इसी की तरीके से कि जो अलग अलग स्टेट को अलग अलग पावर जो है डिवाइड कर दी जाती है। इसमें आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि सेंटर जो है इन स्टेट को अपनी तरफ खींच के जो है एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।